मुझे बताइए कोई पूरे देश में ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने अपने खिलाफ मुकदमे वापस ले लिए हों? एकमात्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो जो खुद जो है अपराधिक व्यक्ति हो, वो अपराध खत्म करने की अगर बात करें तो ये आज गुंडा है, लेकिन वो सारे गुंडे योगी जी के लिए काम करते हैं। और हम लोगों का जो विजन है, हम लोगों का विजन है उत्तर प्रदेश के 60,000 गाँव में 60,000 नेता तैयार करना। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अपराध है, महिला अपराध नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश में। तो कौन सी कानून व्यवस्था? मुझे नहीं लगता कि कानून व्यवस्था है। और अगर जो योगी आदित्यनाथ जी है, व्यक्ति कोई भी हो, उसका घर तोड़ देना है, बुलडोजर चला देना है, मुसलमान और यादव को देखकर उसकी गलती नहीं देखनी, सिर्फ उसका घर तोड़ना है, तो आप मुझे बताइए ये लॉ एंड ऑर्डर बोलेंगे? ये तो मतलब कानून की धज्जियां उड़ाना है। ये तो आप मान के चलिए कि जो कोर्ट है हमारे, फिर कोर्ट को बंद कर दीजिए। अगर यही कानून व्यवस्था है कि आप कोई गलती करें और उसको तुरंत जो सजा दी जाए, पैर में गोली मार दो। और उत्तर प्रदेश पुलिस कब से एनकाउंटर करने लगी? एक समय तो ऐसा था कि उनकी बंदूकें नहीं चलती थी, अब जो है जितने भी अपराधी हैं सबके पैरों में गोली लग रही है। तो ये सोची समझी रणनीति है। 2027 का चुनाव जीतना है, जनता को बहकाना है, बाकी कोई कानून व्यवस्था नहीं है। आज का हमारे पॉडकास्ट जो भी देखने वाला है, उसके विचार एक नेता को लेकर बदलने वाले हैं, क्योंकि एक नेता अपने वादों और दावों के लिए पहचाने जाते हैं। क्योंकि इलेक्शंस को जीतना ही एक जीत नहीं है, जनता के दिल और उसके विश्वास को जीतना ही असली जीत है। तो आज हम हमारे चैनल न्यूज एक्सप्रेस के पॉडकास्ट विद वर्णित में आपको एक ऐसे नेता से मिलवाएंगे जो युवा के चहीते तो हैं ही, साथ में उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं को रोजगार और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काफी कार्य किए हैं और करते आ रहे हैं। और बच्चों की स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भी उन्होंने काफी कार्य किए हैं। तो शौर्य शक्ति फाउंडेशन के चेयरमैन और आगे आने वाले विधानसभा इलेक्शंस में समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार आशुतोष शर्मा जी, जिनका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद वंडिस जी। तो शुरुआत करते हैं आपसे आशुतोष जी। सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, इसे एमटेक किया है, तो ऐसा क्या हुआ या आपको क्यों लगा कि आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, बल्कि आप एजुकेशन फील्ड में भी काफ़ी अच्छा कर सकते हो? बिल्कुल, देखिए मैंने इलेक्ट्रिकल से एमटेक किया हुआ है और अभी भी पीएचडी कर रहा हूँ। और राजनीति में जो आने का मेरा लक्ष्य था, मैं गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में पैदा हुआ और जब मैं देखता था वहाँ पर, तो जब से मैं पैदा हुआ तब से ही वहाँ पर एक ही व्यक्ति विधायक था और दिल्ली के इतने नज़दीक हमारी विधानसभा आती है, उसके बावजूद भी ना वहाँ पर कोई बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना वहाँ पर कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज है और ना ही कोई ऐसी सुविधा है जिससे हम कह सकें कि हमारी विधानसभा विकसित विधानसभा है। तो जब मैं पढ़ता था उसी समय मुझे लगा कि अगर हमारे यहाँ के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के नौजवान अगर इस पहल को नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कभी विकास नहीं होगा। और इसी विचार के साथ मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं सरकारी इंजीनियर भी रहा और फिर मुझे लगा कि नहीं, एक अच्छे नेतृत्व की गढ़मुक्तेश्वर को ज़रूरत है और मैं छोड़कर जो है गढ़ विधानसभा में काम कर रहा हूँ। अगर आशुतोष जी आप आज अगर एक नेता ना होते तो आप क्या होते? सरकारी इंजीनियर होता। जो मैंने बताया कि मैं सरकारी इंजीनियर की नौकरी छोड़ के आया था, तो इंजीनियर होता। और जैसे आज देश में सरकारी नौकरी पाने के बाद भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार लोग फैला रहे हैं, तो शायद मैं भी ऐसा ही कुछ कर रहा होता, लेकिन वो रास्ता मैंने नहीं चुना। मैंने एक नेतृत्व का रास्ता चुना, एक अच्छे नेता का रास्ता मैंने चुना। आशुतोष जी, जनता का हमेशा ना ये प्रश्न रहता है, या उनकी मुश्किल ही कह लीजिए, कि इलेक्शंस के दौरान या इलेक्शन से पहले नेता मतलब ऑल इज वेल करेंगे, बट इलेक्शंस के बाद हम आपके यहाँ कौन जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? नहीं, भारत में बिल्कुल आपने सही बोला कि यहाँ पर वादे होते हैं, काम नहीं होते। और जब हम लोग पढ़ते थे तो हमने ये देखा कि अगर हम जनता से वादे करेंगे तो वादे तो सब कर रहे हैं, इसलिए हमने कभी भी उनसे वादे नहीं किए। हमने संकल्प लिए कि गढ़मुक्तेश्वर में शिक्षा पे काम करेंगे, गढ़मुक्तेश्वर में स्वास्थ्य पे काम करेंगे, गढ़मुक्तेश्वर में महिला सशक्तिकरण पे काम करेंगे, गढ़मुक्तेश्वर में सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाएंगे। और ये हमने उनसे वादे नहीं किए, हमने काम करना शुरू कर दिया और उसी का नतीजा है आज हम लोग शिक्षा सम्मेलन करवाते हैं जिसमें हज़ारों लोग शामिल होते हैं, हम लोग महिला सम्मेलन कराते हैं उसमें हज़ारों लोग शामिल होते हैं, हम लोग किसान सम्मेलन कराते हैं उसमें हज़ारों लोग शामिल होते हैं। जनता का जो भरोसा है वो हम लोगों ने काम करके जीता है, वादे हमने नहीं किए, हमने काम किया है। और ये बात गढ़मुक्तेश्वर के लोग जानते हैं, हापुड़ जनपद के लोग जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति धरातल पर 10 वर्षों से काम कर रहा है वो आशुतोष शर्मा है।
अच्छा, अब भाजपा दल नहीं छल है। अखिलेश यादव जी ने ये बिहार चुनाव के बाद ये बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि एसआईआर ने जो खेला खेला है, अब वो तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होगा आगे। और उन्होंने ये भी कहा कि सीसीटीवी की जगह हमारा पीपीटीवी उसका ज़्यादा उन्होंने संरक्षण किया कि अब वो चौकन्ना रहेगा। तो ये सीसीटीवी, ये पीपीटीवी आपके सीसीटीवी का काम कैसे करेगा? देखिए, ये जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भाजपा दल नहीं छल है। और उसका उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से बिहार में जो जनता है देश की, उन्होंने देखा है किस प्रकार चुनाव से पहले 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डालना, और चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर देख रहा है और दूसरे दल जो हैं वो मेहनत किए जा रहे हैं। तो ये छल है, जनता के साथ छल है। आप लोकतंत्र के साथ छल कर रहे हैं। आप जो है जनता की वोटों को, जो उनको पता है महिलाएं थोड़े सी कम जागरूक हैं या राजनीति को कम समझती हैं, तो उनको 10-10 हज़ार रुपये आप डालिए और उनकी वोट खरीद लीजिए। तो ये सरासर जनता के साथ छल है। और जहाँ तक माननीय अखिलेश यादव जी का कहना है कि हमारे यूपी के चुनाव में सीसीटीवी के साथ पीपीटीवी रहेंगे, तो आज जो वो विजन लेकर चल रहे हैं, जो पीडीए का विजन लेकर चल रहे हैं कि हर समाज का व्यक्ति समाजवादी पार्टी के साथ है, और पीडीए प्रभारी, जो पीडीए प्रहरी है, वो हर बूथ पर रहकर अपनी वोट का बचाव करेगा, अपनी वोट की रक्षा करेगा, यही उनका कहना है। और ये उत्तर प्रदेश में इस बार देखने को मिलेगा। जो 2027 है, 2027 में प्रत्येक बूथ पर आज हमारा पीपीटीवी खड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा इसलिए कि अब वोट हमें डालना भी है और बचाना भी है। बिल्कुल बचाना है। और इसके लिए हम लोगों ने अभी हापुड़ जनपद से एक समाजवाद से समाधान तकनीकी प्रशिक्षण का हम लोगों ने भी आयोजन किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रत्येक बूथ पर किस प्रकार अपनी वोट चेक करनी है, कैसे वोट बचानी है, कैसे वोट अपनी चेक करनी है, और ये अपने साथ साथ प्रत्येक बूथ पे आने वाले मतदाता को भी समझाना है। तो बिल्कुल माननीय अखिलेश यादव जी बहुत ही गहराई में जाकर और बहुत ही चीज़ों को अच्छे से इस बार कर रहे हैं। और इस बार 100% हम लोग जो है हर बूथ को वोट को बचाएंगे भी और समाजवादी के पक्ष में डालने का काम करेंगे। अच्छा, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के लिए ये भी कहा कि वो गपोड़ी हैं, उनकी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और अब जनता वैसे साक्षी भी है, और जनता ने भी ये कहा कि जब वो उनके कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी सुधार आया, जो मुझे पता है अब आप मानेंगे नहीं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे एक बात बताइए, जो योगी आदित्यनाथ जी है, व्यक्ति कोई भी हो उसका घर तोड़ देना है, बुलडोजर चला देना है, मुसलमान और यादव को देखकर उसकी गलती नहीं देखनी, सिर्फ उसका घर तोड़ना है। तो आप मुझे बताइए, ये लॉ एंड ऑर्डर बोलेंगे? ये तो मतलब कानून की धज्जियां उड़ाना है। ये तो आप मान के चलिए कि जो कोर्ट है हमारे, फिर कोर्ट को बंद कर दीजिए। अगर यही कानून व्यवस्था है कि आप कोई गलती करे और उसको तुरंत जो सजा दी जाए, पैर में गोली मार दो। और उत्तर प्रदेश पुलिस कब से एनकाउंटर करने लगी? एक समय तो ऐसा था कि उनकी बंदूकें नहीं चलती थी, अब जो है जितने भी अपराधी हैं सबके पैरों में गोली लग रही है। तो ये सोची समझी रणनीति है। 2027 का चुनाव जीतना है, जनता को बहकाना है, बाकी कोई कानून व्यवस्था नहीं है। आप पूरे प्रदेश में देख लीजिए, हर जगह हालात ये हैं कि ना तो रिपोर्ट लिखी जा रही है, और बाकी सारी चीज़ें छोड़िए, आप एनसीआरबी का डाटा देखिए। सरकार बनाती है एनसीआरबी का डाटा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अपराध है, महिला अपराध नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश में। तो कौन सी कानून व्यवस्था? मुझे नहीं लगता कि कानून व्यवस्था है। और अगर कोई है भी तो वो सिर्फ और सिर्फ जो मीडिया मैनेजमेंट है वो उनका अच्छा है, इसके अलावा कोई कानून व्यवस्था नहीं है। तो आप जीतने के बाद महिला के सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? हमने किया है। हम लोग, मैं तो कह रहा हूँ कि हम लोग वादे नहीं करते, हम लोगों ने किया है। 1090 महिला हेल्पलाइन, और उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी ने 100 डायल दिया। वो जब विदेश गए, उन्होंने देखा कि 1 मिनट में पुलिस आ जा रही है, वही सिस्टम भारत में लाया। भाजपा ने क्या किया? 100 को 112 कर दिया। तो हम लोग वादे नहीं, हम लोग तो काम करते हैं। हम लोगों ने पहले भी किया है, और 27 में आने के बाद और अच्छे से करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे। आशुतोष जी, आपको मूवीज देखना पसंद है? कभी कभी देख लेता हूँ। कौन सी आपकी फेवरेट? फेवरेट तो ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन देख लेता हूँ कभी कभी। थ्रिलर पसंद है, सस्पेंस, रोमांटिक, कॉमेडी? कॉमेडी ज़्यादा पसंद है। कॉमेडी ज़्यादा पसंद है। नहीं तो लोग करते हैं कॉमेडी जनता के साथ। चलिए, अच्छा बताइए, अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी में आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश को आज बदलाव की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश को आज रोजगार की ज़रूरत है।
उत्तर प्रदेश को आज शिक्षा की ज़रूरत है, उत्तर प्रदेश को आज महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है, उत्तर प्रदेश को आज अच्छे मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। यहाँ पर कुछ भी नया नहीं करना है। जैसे भाजपा नई नई चीज़ें लेकर आती है, हम लोग नया कुछ नहीं करेंगे, हम शिक्षा पे काम करेंगे जैसे पहले किया। पिछली बार 18 लाख लैपटॉप हमने दिए, तो इस बार हम कोशिश करेंगे इस बार 50 लाख लैपटॉप दें। पिछली बार हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाए, इस बार हम चाहेंगे कि और ज़्यादा संख्या में बनाए। पिछली बार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पुलिस में भर्ती हुई, सबसे ज़्यादा जो है सरकारी नौकरियां लगी, हम लोग चाहेंगे उस आंकड़े को बढ़ाएं। नया हम लोग कुछ नहीं करने जा रहे हैं, पहले जो किया है उसी को और बेहतर तरीके से करने जा रहे हैं। मतलब मेरा ज़्यादा प्रभाव इस पे था कि आप अपनी पार्टी के अंदर ही क्या बदलाव करना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि शायद इसमें अगर हमारी पार्टी में ये बदलाव हो जाए तो और अच्छा परफॉर्मेंस हो पाएगा। देखिए, आज के समय में जो राजनीति है वो थोड़ी सी बदली है। जैसे जो भाजपा है वो भाजपा बूथ पर वोट काट रही है और जो समाजवादी की वोट है उसको काट रही है। तो आज अगर बदलाव करने की आवश्यकता है, जिस प्रकार हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि पीपीटीवी की आवश्यकता है, तो वही बदलाव हमें करना पड़ेगा। जो हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, प्रत्येक बूथ के अध्यक्ष को जागरूक होना होगा, प्रत्येक बूथ के अध्यक्ष को ये इंश्योर करना होगा कि हमारी वोट ना कटे, हमारे परिवार की वोट ना कटे, हमारे पड़ोस की वोट ना कटे, और सारी वोट समाजवादी पार्टी को जो देना चाहते हैं लोग वो दें। तो ये तकनीकी की आज आवश्यकता है कि उसको समझकर काम करें। पहले हम लोग भरोसा करते थे चुनाव आयोग पर, लेकिन आज चुनाव आयोग भरोसे के लायक नहीं है। आज हमें भरोसा करना पड़ेगा खुद पर। आज सवाल है चुनाव आयोग पर कि किस प्रकार चुनाव से पहले 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 चला जाता है और चुनाव बदल जाता है। तो ये आज उत्तर प्रदेश के लोगों को और समाजवादी पार्टी में खासकर बदलाव करना है कि प्रत्येक बूथ का अध्यक्ष अपने अपने वोट को बचाए, अपने परिवार की वोट बचाए और अपने समाज की वोट बचाए। यही बदलाव हमें करना है। आशुतोष जी, आप अगर समाजवादी पार्टी में ना हो कि बीजेपी में होते तो आप किसके प्रशंसक होते? देखिए, ये राजनीति जो होती है वो विचारधारा की होती है, और मैं शुरू से ही समाजवाद का जो है प्रखर बोल सकते हैं उसकी कि मैं समाजवाद पर भरोसा करता हूँ। और ये जो समाजवाद है, ये समाजवाद कोई समाजवादी पार्टी का दिया हुआ नहीं है। समाजवाद की जो बात है वो भगत सिंह ने की है। जब देश आज़ाद हुआ था तो वो चाहते थे कि देश आज़ाद होने के बाद प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिले, हर व्यक्ति को समान रिसोर्स जो है भारत के हैं वो मिले। जब देश हमारा आज़ाद हो जाए तो सारे लोग यहाँ पर खुशहाल ज़िंदगी जिए। और समाजवाद उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी आए, जयप्रकाश नारायण जी आए, मुलायम सिंह यादव जी आए। तो जो समाजवाद का मैं बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि सराहना भी करता हूँ और मानता भी हूँ, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। और भाजपा धर्म के नाम पर चलने वाली पार्टी है, और मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण ने हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिना की बात कही है। तो अगर कोई हमें धर्म सिखाए या हमें बताए कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, ये तो स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में साबित करके आ गए थे 1885 में। उस समय जब ये भाजपा की कोई सरकार नहीं थी कि सनातन नंबर 1 है, दुनिया में साबित करके आ गए थे। तो ऐसे लोगों से हमें ना धर्म सीखना है ना सनातन सीखना है। हम लोग ब्राह्मण हैं और इस बात को अच्छे से समझते हैं और समाजवाद पर भरोसा करते हैं कि, और ब्राह्मण ने हमेशा यही किया है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, आज ब्राह्मणों को जातिवादी बताया जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भारत में खुला, और उस समय एक बाबू जगजीवन राम जी थे, बिहार के रहने वाले थे, उनको पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अपने साथ रहकर उनको पढ़ाया और वो देश के उप मुख्यमंत्री बने, उप प्रधानमंत्री सॉरी। तो आप सोचिए कि ब्राह्मण ने हमेशा जातिवाद के खिलाफ काम किया है, लोगों को बढ़ाने का काम किया है, और हम लोग ये फर्जी किसी से धर्म और जाति नहीं सीख सकते। इसलिए मैं समाजवाद विचारधारा का प्रशंसक हूँ। तो जैसे जनता ये भी जानना चाहती है कि मतलब एक नेता बनने के बाद पहले तो नेता सब जनता से रूबरू बात करते हैं, जीते ही बाद उनसे अपॉइंटमेंट लेना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप जीते तो आपसे भी ऐसे अपॉइंटमेंट लेके ही जनता बात कर पाएगी, या आप उनके मुद्दे एक रूबरू होकर सॉल्व करेंगे, या कैसे आप यहाँ की विचारधारा करेंगे? देखिए, अलग अलग प्रकार के नेता, अलग अलग तरीके के नेता मार्केट में होते हैं, और हम जो राजनीति कर रहे हैं, अगर मैं जीतूंगा और वो जीतूंगा, जब मैं काम कर रहा हूं तो 100% जीतूंगा। जब मैं जीतूंगा तो जनता जीतेगी, क्योंकि मैं जनता के बीच काम करने वाला नेता हूं। और गढ़मुक्तेश्वर की जो विधानसभा की जो जनता है वही नेता होगी,
वही काम करेंगे। और जो बजट आएगा, जो भी बजट आएगा, वो बजट जब महिलाओं का बजट महिलाओं से पूछ के लगेगा, नौजवानों का बजट नौजवानों से पूछ के लगेगा, छात्रों का बजट छात्रों से पूछ के लगेगा, शिक्षकों का बजट शिक्षकों से पूछ के लगेगा। और जो वहाँ के लोग डिसाइड करेंगे वो काम होंगे। मैं वहाँ पर कोई नेतागिरी करने वाला नहीं हूँ। मैं तो अगर चाहता बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकता था, जैसे बाकी लोग विदेशों में सेटल होकर बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं भी वो कर सकता था और मैं भी हर उस चीज़ में सक्षम हूँ। लेकिन मैं अपनी विधानसभा की जनता के लिए जीता हूँ, मैं वहाँ के लोगों के लिए जीता हूँ और वहाँ पे मैं पैदा हुआ, वहीं पे मरूंगा। तो उनके बीच में क्या नेतागिरी मुझे दिखानी है? मुझे तो उन लोगों के लिए काम करना है। तो आशुतोष जी, कभी आपको लगा नहीं कि कई बार हम किसी फील्ड में चले जाते हैं, फिर हमें आगे जाके पता चलता है शायद हम इस फील्ड के लिए हैं नहीं, या हमें थोड़ा फील होता है कि ये इसमें ना होते तो शायद पहले कोई मैं एजुकेशन फील्ड में ही चला जाता। तो आपको कभी लगा नहीं नेता बनके कि आपने गलती की है? जब राजनीति में आया तो देखिए, मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, हमारे जो पिताजी हैं, हमारे पिताजी ने गांव में मजदूरी की है। अब एक मजदूर का बेटा विधानसभा का जब टिकट मांगता है तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो सोचते हैं कि यार ये कैसे विधायक बन सकता है। और जिस व्यक्ति के साथ सामने में टिकट मांग रहा था वो 3 बार के लगातार विधायक थे, मंत्री भी रहे। तो इस प्रकार के बैकग्राउंड से जब कोई नौजवान आता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वहाँ पर जगह बनाना। लेकिन जो हमारी जो मेहनत थी 125 ग्राम पंचायतों मैंने साइकिल से यात्रा की, वहाँ पर लोगों से मिला, लगभग 50,000 लोगों से मैं अपनी यात्रा के माध्यम से मिला। तो मेहनत करते करते वो धीरे धीरे जब जनता जुड़ने लगी, आज मैं पूरे दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ, पूरे हापुड़ जनपद में अगर मुझसे ज़्यादा व्यक्ति कोई एक प्रोग्राम में बैठा सकता है तो नहीं मिलेगा आपको ढूंढने से। हम लोगों ने जो काम किया है 10 सालों में, ये उसका भरोसा है और जनता इसलिए भरोसा करती है क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपने जैसा सवाल पूछा कि कोई ऐसा तो नहीं, दुख तो नहीं, मुझे 1% दुख नहीं है। और जो भी मैंने काम किया, आज मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इतने लोगों का विश्वास मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जो हजारों लोग जो वास्तव में चाहते थे कोई नेता निकल के आए जो हमारी बात रखे। तो मैं आज कोशिश करता हूँ कि गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा की बात, मैं विधायक नहीं हूँ लेकिन फिर भी लखनऊ तक अगर कोई भी बात होती है मैं जाता हूँ, उनकी बात रखता हूँ। तो और यही नेता का काम है। सरकार आएगी जाएगी। तो समाजवादी पार्टी क्या राष्ट्रीय पार्टी बन पाएगी इस बार? बिल्कुल बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप पूरा जितने भी नेता हैं सबके बारे में देख लीजिए। माननीय अखिलेश यादव जी से पढ़ा लिखा व्यक्ति, उनसे ज़्यादा इस एज में जो उनकी एज है, इस एज में जो उन्होंने अभी करके दिखाया है, 37 सांसद उत्तर प्रदेश में, पूरे देश की 3रे नंबर की पार्टी बन गई है। बेंगलोर में हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है विजन इंडिया, तो माननीय अध्यक्ष जी वहीं पे हैं आज। तो ये कर्नाटक से शुरुआत होकर अलग अलग स्टेट में जाएगा और निश्चित इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाला जो समय है वो समाजवादी पार्टी का है, प्रदेश स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी। देखिए, जनता तो वादों और दावों पे अब नहीं करती। जब जनता भी काफ़ी समझदार हो गई है, उन्हें सशक्त देखना कि उनकी पार्टी कर क्या रही है, उनका नेता उनके लिए कर क्या रहा है। तो ये क्योंकि पार्टी तो सारे ही दावे करती है, इलेक्शन से पहले वादे भी सारे होते हैं, पर कितना पूरा हो पाता है वो तो इलेक्शन के बाद ही वो देखती है। तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो सबका अपना एक कार्यक्रम होता है करने का। तो समाजवादी पार्टी ऐसा क्या अलग करेगी इस बार कि वो जनता का पूरा भरोसा जीत पाए? देखिए, कभी भी कोई काम देखना हो तो उससे पहले उसका इतिहास देखना पड़ता है। मेरे बारे में आज आप यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं तो एक बार आप ये जानने की इच्छा जरूर करेंगे कि ये जो व्यक्ति जो बोल रहा है, क्या इसने ऐसा कुछ किया भी है या नहीं किया। तो ऐसे ही जब बात समाजवादी पार्टी की आती है, हम लोगों ने 18 लाख लैपटॉप बांटे, हम लोगों ने आगरा से लेकर लखनऊ का पूरे एशिया का सबसे अच्छा हाईवे बनाया, हम लोगों ने मेट्रो चलाई, हम लोगों ने 1090 दिया, हम लोगों ने डायल 100 दिया, और ऐसे तमाम लिस्ट है। अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो मतलब इतने काम उन्होंने किए। तो अगर किसी व्यक्ति ने काम किए हैं, और ये माननीय अखिलेश यादव जी की सोच थी क्योंकि वो विदेश में पढ़कर आए, उन्होंने वहाँ का सिस्टम देखा, आर्मी स्कूल से पढ़े, तो उनका काम जात पात करना नहीं था। उनका काम था कि भारत आगे बढ़े, भारत विश्व गुरु बने, भारत वास्तव में तरक्की करे। केवल कागजों में कार्रवाई उन्होंने नहीं की, उन्होंने धरातल पर काम करा। तो हम लोगों ने जिस प्रकार पहले काम किया था, अभी भी माननीय अखिलेश यादव जी का जो एजेंडा है, सबसे ज़्यादा रोजगार हम लोग देंगे। अभी शिक्षा पे हम लोग सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे
और महिला सुरक्षा पे हम लोग काम करेंगे। तो यही हमारे तमाम मुद्दे हैं। इसके अलावा भी 300 यूनिट बिजली फ्री का भी वादा माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। तो इस प्रकार के जो काम है वो सारे उत्तर प्रदेश में सरकार आने पे किए जाएंगे। आजकल जी युवाओं के प्रति, युवाओं में भी आजकल ये है कि अगर उनको कोई काम नहीं मिलता तो वो ये सोचते हैं कि चलो नेता बन जाते हैं वहीं कमा लेंगे। तो ये सोच क्यों है, नेता बन जाते हैं वहीं कमा लेंगे? ये बहुत अच्छी सोच है। मैं एक संगठन भी चलाता हूँ, सूर्य शक्ति फाउंडेशन, उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और हम लोगों का जो विजन है, हम लोगों का विजन है उत्तर प्रदेश के 60,000 गाँव में 60,000 नेता तैयार करना। बहुत अच्छी बात है अगर प्रत्येक गांव का नौजवान खड़ा होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दे, अपने लिए, अपने गांव के लोगों के लिए, अपने लिए अगर मांगना शुरू कर दे, इससे बेहतर क्या हो सकता है। इस देश में, ये जो देश है ये संविधान से चलता है और जहां पर सबसे ऊपर लोकतंत्र है, सबसे ऊपर जो है संविधान है। और उस संविधान में जो हमारी ये जो नेतागिरी है, जिसे आप बोल रहे हैं कि युवा नेता बनना चाह रहा है, वो सबसे ऊपर है। तो मैं तो कहता हूँ हर नेता को गांव से निकलकर अपने लिए अधिकार के लिए मांग उठानी चाहिए। और हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। हम लोग लगातार प्रोग्राम चलाते हैं, युवा नेतृत्व कार्यक्रम। तो बनने चाहिए नेता, आने चाहिए, और हर पार्टी में अच्छे नेताओं की आवश्यकता है। आज हम लोग बात करते हैं कि कांग्रेस बुरी है, भाजपा अच्छी है या सपा अच्छी है। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता रहे हैं। मुझे बता दीजिए पूरे देश में, पूरे विश्व में अगर कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बुराई कर दे। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छे नेता रहे हैं। इसके अलावा आप सरदार पटेल जी को देखिए। तो हर पार्टी में अच्छे और बुरे लोग रहे हैं। तो यहाँ पर अगर व्यक्तिगत अच्छे नेता निकल कर आए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो अब आपसे किसी महिला या किसी बच्चा या किसी युवा को कोई दिक्कत परेशानी होती है, क्योंकि आपको काफ़ी लोग जानते हैं और आज हमारे पॉडकास्ट के जरिए भी और लोग भी आपको आज जानेंगे, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि एक मिलना, लोगों को मिलना और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनको काफ़ी उसको सीढ़ियों का सामना करना पड़ता है, पहले ये फॉर्मेलिटीज़ का सामना करना पड़ता है। तो आज जो सब जनता आपको देख रही है, तो अगर उन्हें कोई दिक्कत परेशानी है तो आपको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आप जिस प्रकार बोल रहे हैं कि नेता से मिलना बड़ा मुश्किल है, मैं तो जनता के बीच में रहता हूँ, गांव गांव घूमता रहता हूँ। इसके अलावा अगर कोई भी नौजवान है, महिला है, छात्र है, किसान है, कोई भी समस्या मिलना चाहता है, हमारा HPDA के बराबर में कार्यालय है सूर्य शक्ति फाउंडेशन का, वहाँ पर मिल सकते हैं। कोई भी उनकी समस्या है तो हमसे मिलना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम लोग नेता नहीं है, हम लोग केवल जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं। और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, जो हमारे पूर्वजों ने किया है वही हम लोग काम कर रहे हैं, कोई हम स्पेशल नहीं कर रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति को हमसे मिलना मुश्किल नहीं है। और कल को भविष्य में हम लोग विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, मंत्री बन जाए, हम लोग सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए यहीं पर जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। तो हमसे मिलना बहुत आसान है। तो आशुतोष जी, क्या एक पार्टी को चलाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है? बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। अभी आप देखिए, एक परिवार में 5 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं, वो 5 लोग 10 लोग भी अलग विचार रखते हैं, अलग अलग दिशा में भागते हैं। और जब बात पार्टी की आती है, हमारी अगर हम लोग समाजवादी पार्टी की बात करें, करोड़ों नेता, करोड़ों कार्यकर्ता इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लिए एक बड़ा चैलेंजिंग काम है, लेकिन वो बखूबी निभा रहे हैं। तो चैलेंज है, लेकिन वो इसमें एक्सपर्ट भी हैं। तो पार्टी आज 3रा नंबर की देश की पार्टी है। आने वाले समय में जो है हो सकता है माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने। तो ये तो समय के साथ जो है चीज़ें चलती रहेंगी। आशुतोष जी, योगी आदित्यनाथ जी का ये कहना है कि उनकी सरकार आने से पहले हर जगह गुंडा राज था, उनकी भाजपा आने के बाद गुंडा राज खत्म होकर प्रजातंत्र हो गया है। और अब गुंडा राज खत्म हो, तो समाजवादी पार्टी जब थी तो क्या हर जगह गुंडा राज ही था? आप मुझसे बेहतर जानती हैं, आप चैनल आप चलाती हैं और अच्छे पत्रकार हैं, जानकार हैं। आप मुझे बताइए, कोई पूरे देश में ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने अपने खिलाफ मुकदमे वापस ले लिए हों? एकमात्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो जो खुद जो है अपराधिक व्यक्ति हो, वो अपराध खत्म करने की अगर बात करें तो ये एक हास्यास्पद बात है। इसके अलावा आप देखिए, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चलाते हैं। मैं कहता हूँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गुंडा। आप पूर्वांचल में देखिए, एक से एक गुंडा बैठा हुआ जिसमें 100 मुकदमे हैं। तो वो जो मुकदमे हैं, क्या वो अपराध नहीं है? 100 मुकदमे लेकर, और वो एक विशेष जाति से है। आप पता करिए, क्या मुख्यमंत्री की जाति से तो नहीं है? अपनी जाति के व्यक्ति को अगर वो गुंडा है तो आप उसको गुंडा नहीं मान रहे।
बाकी लोगों को आप जो अपराधी बता रहे हैं, तो ये केवल 100% झूठ है। और आज गुंडा है, लेकिन वो सारे गुंडे योगी जी के लिए काम करते हैं। तो मतलब भाजपा सरकार में सब गुंडे हैं? सब गुंडे नहीं है, मैंने बोला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गुंडा, सब नहीं है। और एक डिस्ट्रिक्ट में केवल एक व्यक्ति नहीं रहता है। तो ये आप पूर्वांचल से शुरू कर दीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज उत्तर प्रदेश में गुंडा राज सबसे ज्यादा है। क्योंकि एक मुख्यमंत्री जो अपने मुकदमे ही वापस ले रहा है, तो ये जनता जानती है, जनता जानती है कौन दंगे कराता है, जनता जानती है कौन जो है गुंडों को संरक्षण देता है, जनता जानती है कौन अपनी जाति के लोगों को ही, चाहे वो अपराधी क्यों ना है, उनको बचाते हैं। तो ये सब जानते हैं। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी में तो इससे बहुत कम जो है अपराध था। आज एनसीआरबी का डाटा भी यही बोलता है कि सबसे ज़्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में है। तो अगर जनता ये सब जानती है कि भाजपा में गुंडा राज है, जैसे आपने कहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक गुंडा, तो फिर जनता बार बार भाजपा को क्यों चुन रही है? जनता भाजपा को क्यों चुन रही है, आप आंकड़े निकाल लीजिए। जनता भाजपा को नहीं चुन रही है, चुनाव आयोग भाजपा को चुन रहा है। चुनाव आयोग भाजपा को चुन रहा है। चुनाव से पहले 1 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसा डल जाता है, भाजपा की सरकार बन जाती है और चुनाव आयोग बैठकर हंसता रहता है। चुनाव आयोग, प्रशासन, हर डीएम को ये आदेश दिया जाता है कि यहाँ पर विपक्ष के व्यक्ति को हराना है। आप अच्छी तरह जानती हैं। तो भाजपा को जनता नहीं चुन रहा है, ये करेक्ट करना पड़ेगा। चुनाव आयोग, प्रशासन भाजपा को चुन रहा है। और ये जिस दिन जनता जाग जाएगी, जिस प्रकार हमारे माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं पीपीटीवी, ये पीपीटीवी जब बूथ पर एक्टिव हो जाएगा, एक प्रशासन का व्यक्ति और एक भी चुनाव आयोग का व्यक्ति गलत नहीं कर पाएगा, धांधली नहीं कर पाएगा। और उस दिन ये भाजपा आप देख लेना, सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो समाजवादी पार्टी क्या गुंडा राज से बिल्कुल क्लीन है? देखिए, हर 100% अच्छा कोई नहीं होता। मैं अपने बारे में बोलूँ कि मैं 100% अच्छा हूँ, 100% अच्छा कोई नहीं है। लेकिन कंपैरेटिवली समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, जो जनता के लिए काम करती है, जनता के सुख दुख में खड़ी रहती है। और समाजवाद से अच्छा जो विचार है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मुझे बताइए, एक लड़की जो 12वीं पास करती है आज प्रेजेंट टाइम में, मुझे बताइए 12वीं क्लास करने के बाद एक लड़की अगर लैपटॉप खरीदना चाहे 75,000 रुपये का लैपटॉप आज भी नहीं ले सकती। 11 साल पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। तो ये मुझे बताइए, ये अच्छा काम है बुरा काम है? 100 डायल पहले थानों में जाते थे रिपोर्ट लिखवाने के लिए, दरोगा डांट के भगा देता था गरीब आदमी को। ऐसा अखिलेश यादव जी ने जब देखा तो 100 डायल पे कॉल करिए, थानेदार जो है वहीं पे आपके घर के सामने आ जाएगा 2 मिनट में। तो ये जनता के लिए काम है। अब मुझे बताइए, अच्छा काम है बुरा काम है? तो हम लोगों ने कभी भी भेदभाव नहीं किया, हम लोगों ने जाति देखकर काम नहीं किया, हम लोगों ने प्रत्येक धर्म के लिए काम करा, प्रत्येक वर्ग के लिए काम करा। तो आशुतोष जी, आपको आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में काफ़ी ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप जीते, और शायद आप जीते तो हम आपके साथ फिर एक पॉडकास्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार जाने जीतने के बाद। बिल्कुल, आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे चैनल न्यूज़ एक्सपर्ट के पॉडकास्ट विद बर्निस में आज इतना ही। ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट के हमारे साथ जुड़े रहिए।